बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करना चाहेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। पुलिस लाइन की मस्जिद में ज़ोरदार धमाके से जो है तकरीबन 32 अफराद शहीद हो गए और 140 अफराद से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। धमाके का जो वक्त है वो ऐन ज़ोहर की नमाज के वक्त था और इस धमाके की आवाज़ इस कदर शदीद थी कि ये धमाके की आवाज़ जो है दूर दूर तक सुनी गई। आपको बताते चलें कि इसमें मुतादिद पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए। इसके अलावा जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उनका एतराफ़ भी कर लिया गया है CCPO पेशावर की जानिब से कि सिक्योरिटी जो है वो नाक़िस थी। यानी सिक्योरिटी थ्रेट्स पहले से मौजूद थी और अगर सिक्योरिटी नाक़िस ना होती तो शायद इस धमाके को रोका भी जा सकता था। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पेशावर में इस धमाके के बाद तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और ज़ख्मियों और लाशों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साथ साथ अस्पताल में ज़ख्मियों को खून देने की अपील भी की गई है और तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। यानी ये जो 32 अफराद जो शहीद हुए हैं इनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है। साथ साथ आपको बताते चलें कि फ़ौज की आला क़यादत, सिक्योरिटी इदारों की क़यादत और जो पुलिस की क़यादत है वो तमाम ज़ख्मियों की इयादत के लिए जो है वो जा रहे हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। और इस हवाले से जो इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है कि धमाका उनकी जानिब से किया गया है। आपको बताते चलें कि पेशावर पुलिस लाइंस में जब ये धमाका हुआ उसके बाद कराची में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जगह जगह स्नैप चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। DG रेंजर्स की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ मैं आम लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि वो यानी ताउन करें पुलिस के साथ जब स्नैप चेकिंग की जाए माफ़ कीजिएगा, या पेट्रोलिंग के दौरान किसी को रोका जाए तो हर सूरत में ताउन करें, इसलिए कि दरअसल आपकी सिक्योरिटी के लिए ही की जाती हैं ये स्नैप चेकिंग और तमाम चीज़ें। आपको ये बताते चलें कि रेंजर्स के जवानों को अहम मकामात पर सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया गया है। मस्जिद, इमाम बारगाहों समेत दीगर तमाम मजहबी मकामात पर भी सिक्योरिटी इक़दामात जो हैं वो मज़ीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं DG रेंजर्स सिंध की जानिब से। साथ साथ कोई भी मुश्तबा शख्स अगर नज़र आए तो उसके लिए 1101 रेंजर्स की हेल्पलाइन है जिस पर इत्तला दी जा सकती है। किसी भी मुश्तबा शख्स की मौजूदगी की सूरत में अगर आप महसूस करते हैं कि वो मुश्तबा शख्स है और खुदा न खासा किसी किस्म की कोई किसी वारदात में मुलव्वस हो सकता है तो आप 1101 पर इत्तला दे सकते हैं। DG रेंजर्स ने सेक्टर कमांडर्स को भी हिदायत जारी कर दी है और रेंजर्स को पुलिस के साथ मिलकर जो है मुश्तबा इलाकों में मुश्तरका जो कोहिंग ऑपरेशन है उसके लिए भी कह दिया गया है और ये ऑपरेशंस जो हैं ये अब जारी हैं। बहरहाल नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। नुमाइश चौरंगी के करीब शाह खुरासान की तरफ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है रेंजर्स की जानिब से, पुलिस से भी ताउन करने का कहा गया है, तो इस वक्त सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है। जी शुजात कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? क्या कहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से? जी, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? धमाका हुआ उसमें कई जाने ज़िया हुई, पुलिस एहलकार जो है शहीद हुए और वो धमाका जो मस्जिद में हुआ उसके बाद जो है IG सिंध ने कराची समेत सिंध भर में हाई अलर्ट जारी किया और हिदायत की पुलिस को कि शहर भर में जो है स्नैप चेकिंग को बढ़ाया जाए और नाकाबंदियां की जाएं और इसी तरह से पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो मालूमात है उसको बढ़ाया जाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ते रखे जाएं और जो है मसाजिद, इमाम बारगाह और अहम इमारतों की सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया है तो वहां पर हमने देखा कि कहीं पर भी हमें ना स्नैप चेकिंग नजर आई और ना ही मोहल्लों में कोई पेट्रोलिंग में इजाफा नजर आया और खास तौर पर जो मसाजिद हों या इमाम बारगाह हों उसकी सिक्योरिटी भी नहीं बढ़ाई गई है। मेरे पीछे ये नुमाइश चौरंगी की मेन शाह खुरासा इमाम बारगाह है
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी एक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही कोई पुलिस मोबाइल है। जो रजाकार हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, खुद ही ज़ायरीन जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी फर्दन तलाशी लेते हैं, उसके बाद उन्हें इमाम बारगाह में अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लेकिन आप इतराफ में देख लें, कहीं पर भी आपको एक पुलिस एहलकार भी नजर नहीं आएगा। पुलिस मोबाइल या स्नैप चेकिंग या सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ ये नुमाइश चौरंगी की इमाम बारगाह की बात नहीं, शहर भर की सूरत हाल यही है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक है, तो ये गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए, क्योंकि हमने बहुत से इलाकों का पता किया, मालूमात हासिल की कि कहीं पर भी हमें जो है पेट्रोलिंग नजर आए, स्नैप चेकिंग नजर आए या पिक्टिंग ज्यादा लगी नजर आ जाए, लेकिन हम नाकाम हुए, मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। जिस तरह से पुलिस एहलकार जो है शहर में अमन अमान को कायम रखने में नाकाम हुए, इसी तरह से जो है अभी भी हम देख रहे हैं कि हाई अलर्ट के बावजूद हाल ये है कि कहीं पर भी हमें पुलिस का नाम और निशान तक नजर नहीं आया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई अलर्ट किस कदर किया गया है। तो ये आईजी सिंध ने अहकाम दे दिए, उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ ये तमाम अहकाम प्रेस रिलीज की हद तक नजर आए और सब कुछ ऑटो पे चल रहा है, कहीं पर भी हमें सिक्योरिटी नाम की शे नजर नहीं आई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से महंगाई की सूरत हाल है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डॉलर के जो वक़्त है कदर उसमें इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी आती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा किया गया, अवाम महंगाई से परेशान नज़र आते हैं। आखिर क्या वजह है कि पहले ही कहा जा रहा था कि डॉलर का जब ये कैप हटाया जाएगा तो उससे जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेहतर होंगी, पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेस मिल सकेंगी, जो बैंक्स को रिलीज़ करने हैं डॉलर्स की पेमेंट जो कि इंपोर्ट गुड्स के ऊपर है वो हो सकेगी, एयर कार्गो फ्रेट और इन तमाम चीज़ों के मसाइल हल होंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि IMF की ये शर्त मान के कि डॉलर पे से कैप हटा दिया जाए और डॉलर को जो है वो खुला छोड़ दिया जाए, ये मान तो ली गई है, लेकिन इससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होता नज़र आ रहा है और आम शख्स जो है, जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी अब महंगाई से कमर टूटती नज़र आ रही है। नाज़रीन क्या पाकिस्तान वाकई मतलब इस वक्त ऐसे हालात के शिकार है कि बिल्कुल यानी जो डिफ़ॉल्ट है उसकी तरफ बढ़ रहा है, या ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन अब इसके आहिस्ता आहिस्ता असरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नाज़रीन इन तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन पे मुज़म्मिल असलम साहब ने, माहिर मुआशियात हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। जी मुज़म्मिल साहब मुझे बताइएगा कि ये जो डॉलर पे से कैप हटाया गया और इसके फ़ौरन बाद IMF ने अपने मिशन की रवानगी का भी ऐलान कर दिया और इब्तिदा में ये कहा जा रहा था कि जी बड़े हालात बेहतर हो जाएंगे जब ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक डॉलर एक्सचेंज रेट का ये गैप ख़त्म कर दिया जाएगा, डॉलर पे से वो कैप हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से डॉलर की कीमत को एक जगह मुंजमद कर रखा था, डॉलर फ्रीली अवेलेबल भी हो जाएगा। सर ये क्या तमाम चीज़ें जो हैं ये बस आवाम को एक तरीके से सब यानी सब ख्वाब दिखाए जा रहे थे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए अभी तो कैप हटा है और तीसरा दिन था आज कैप हटे हुए और 270 के करीब डॉलर हो गया है, तो अभी तो एडजस्टमेंट फेज है ना, तो इट्स टू अर्ली कि हम ये कहें कि वो कैप हट गया और रेमिटेंसेस नहीं आ रही और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, क्योंकि मार्केट श्योर नहीं है कि ये रुकेगा किधर। कुछ लोगों का ख्याल है कि 260-65 पे रुक जाएगा, कुछ का ख्याल है थोड़े से 4-5 दिन 10 दिन प्रेशर रहेगा, फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। तो वंस एक दफा जब रेट सेटल हो जाएगा ना, फिर उसके बाद कहा जाएगा कि जी ये कैप हटाना कितना सूदमंद साबित हुआ है। तो अभी तो गैर यकीनी सूरत हाल भी आपके सामने ही है। आज भी हालात मिलके पॉलिटिकल अच्छे नहीं थे, फिर IMF ने आना है। कुछ लोग कह रहे हैं IMF को अब आपने बहुत देर कर दिया, IMF और भी कुछ आपसे शराइत मनवाएगा, तो मार्केट देखेगी, लाजमी सी बात है कि वो क्या शराइत हो सकती है। और फिर IMF की रकम आया काफी होगी
आने वाले दिनों में जो है दूसरे जगह से कर्ज लेने के लिए मतलब गो एड मिलेगा नहीं मिलेगा, सऊदी अरब, यूएई वगैरह और दूसरी जगह से। तो ये तमाम सवालात हैं। तो इस वक्त जैसे कहते हैं कि ग्रे एरिया में इकोनॉमी है, अनचार्टेड टेरिटरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें किसी को कुछ अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है, चाहे वो वजीर खजाना हो, चाहे मार्केट के पंटर्स हो, हर आदमी जो है एक दूसरे की तरफ देख रहा है इस वक्त। तो गिव देम अ टाइम, फिर पता लगेगा थोड़ा। मुदम्मिल साहब मुझे बताइएगा सर कि ये जो इंटर बैंक डॉलर एक्सचेंज रेट और ओपन मार्केट का फ़र्क होता है, ये क्या कभी ख़त्म हो सकता है? हमेशा डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में महंगा मिल रहा होता है और यही वजह है कि हमारी रेमिटेंसेस जो हैं उसके बाद बाहर से लोग इंटर बैंक से इसलिए उस रेट पे नहीं भेजते, बैंक्स के ज़रिए मनी ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि रेट में चाहे आप डॉलर को जितना ही आदाद क्यों ना छोड़ दें, वो 5, 6, 8 रुपए का फ़र्क ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट में रहता है। ये क्या कभी कंट्रोल हो सकता है सर? क्या ये दोनों चीज़ें कभी एक रेट पे आ सकती हैं? नहीं, लेकिन जब वो रजा बाकिर आ गए थे तो फर्क जो है वो 165 रुपए का अगर डॉलर चलता था तो 1-2 रुपए का चलता था। और बाज दफा में हमने कोविड के दरमियान रिवर्स देखा था उल्टा, और जो है कैश डॉलर का रेट कम था और जो है इंटर बैंक का ऊपर था, तो कैश डॉलर जो है इंटर बैंक में दिया जा रहा था, बल्कि स्टेट बैंक खरीदारी कर रहा था मार्केट से डॉलर, उसको इतने मिल रहे थे वापस। ये जितनी मैं इसमें मेरा सिंपल सा व्यू है, 1-2-3 रुपए पे तो चलते है, आधा 1%, वो तो चले, वो क्योंकि ओपन मार्केट और उसका जो है लोग बैठे होते हैं काम करने, उनका भी कमीशन होता है। मेरा मसला मैं समझता हूँ कि इसमें ये कि जितनी आप पाबंदियां लगाएंगे ना, उतना आप गेम जो है ना खोल देते। जैसे कि मैं हमारी हुकूमत थी और मैं उस वक्त उसके हक में नहीं थी, जब ये रजा बाकिर साहब ने जब ये डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने ना ये अंगूठे की शर्त और चेक्स की शर्तें लगा दी, और एक दिन में इतना होगा, और मनी चेंजरों को लाइफ शनाख्ती कार्ड लेने होंगे। उसका क्या बना, उससे क्या फायदा हुआ मुझे बताइए? ये शनाख्ती कार्ड लोगों के ले लिया आपने अभी तक, या अंगूठे लगवा दिए, उससे कोई आपने डॉलर कंट्रोल कर लिया? उससे उल्टा आपने एक मार्केट क्रिएट की, और मार्केट में आवाज लग गई कि बगैर अंगूठे वाले का रेट ये, अंगूठे वाले का रेट, और वहां से जो है लोगों ने, माफिया ने पैसे बनाए। तो ये अब फिर उसके बाद उन्होंने लगा दी कि जो अफगानिस्तान जा रहा होगा तो उसको सिर्फ $1000 होगा, और अफगानिस्तान के लिए इतना होगा, जहाज में जो जा रहा होगा उसका इतना होगा, उसको ये कागजात जमा करा। ये चीजें उस वक्त चलती है जब आपकी पूरी मईशत जो है डॉक्यूमेंटेड हो। आपकी मईशत अनडॉक्यूमेंटेड है, आपके पास 20 लाख टैक्स पेयर नहीं है, आप गाड़ी लेने जाओ शनाख्ती कार्ड में मिल जाती है, अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के मकान जो है लोग ले लेते हैं नॉन टैक्स पेयर। आपने इधर जो है सारी कहानियां डाल दी, आपने खुद एक प्रेशर क्रिएट किया और एक मार्केट क्रिएट कर दी, और ये पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं चलता इस तरह। आप एक सिस्टम बनाए, आपने अगर ट्रैकिंग करनी है नॉर्मल तरीके से कह रहे हैं, जितने आप लवाजमात ऐड करते रहेंगे ना मेरे भाई, उतनी बड़ा गैप होता रहेगा। और ये आप देखेंगे पिछले 1 साल में गैप बढ़ता ही है, कम नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि एकदम जो है ना वजारत खजाना में मीटिंग होती है स्टेट बैंक की और वजीर खजाना की, नए कुछ आ जाती है चीजें, उसके बाद अगले दिन वो बुला लेते FIA वाले को, FIA वाले के साथ मीटिंग करके फिर नए कोई कानून निकाल लेते। अभी तक इसका फायदा क्या हुआ मुझे ये बता देना, कोई समझा दे। ये जो आपने इतने अंगूठे लिए, इतने शनाख्ती कार्ड लिए, किसको आपने पकड़ा, ये उससे क्या आपका डाटा बना, आपने क्या उससे हासिल क्या किया? हासिल सिर्फ ये किया गया यकीनी सूरत हाल, नए नए रेट आ गए, नई नई मार्केट बन गई, वो जो है ब्लैक मेलरों को जो है एडवांटेज मिल गया, लोगों ने डॉलर, जब फिर जो होता क्या था कि जब 5, 6, 8 रुपए का फर्क आ जाता है खरीद और फरोख्त में, फिर इंसान कहता है यार उसके पास जो डॉलर बच गए वो घूम फिर के रहा, उसको बेचने की क्या जरूरत है, शेयर पे नीचे क्यों दूंगा इसको? 1-2 रुपए होता है तो बंदा बेच भी देता है, तो वो भी मार्केट में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से और डॉलर की किल्लत हो जाती है। अब हर आदमी जो है तो कहता है यार इसको ये बचे $500, $200, $600, इसको घर पे रहने दो, फिर इस्तेमाल में आ जाएंगे। अभी तो नुकसान हो रहा है क्योंकि वो ले रहा है 20 रुपए नीचे, बेच रहा है 20 रुपए ऊपर खरीदने वाला। तो ये सारा का सारा जो है ना, मैं आपको जो मेरा कहने का मकसद है, हमारी माशाल्लाह से ये जो बनाने वाले जो है ना कानून, ये इनकी कारस्तानी है और कुछ भी नहीं। अच्छा सर मुझे बताइएगा मुज़म्मिल साहब के ये जो ख़ासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में
ज़रा सी पेट्रोल की किल्लत क्या हुई, इसलिए कि पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाई जा रही थी, कुछ पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल शॉर्ट हो गया, एक अजीब अफवाह उड़ गई कि जी पाकिस्तान से पेट्रोल नायाब हो गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। क्या समझते हैं, क्या ये इम्कानात हैं कि पेट्रोल या ऐसी चीज़ों की किल्लत आ सकती है फ्यूचर में? क्या ये इम्कानात मौजूद हैं कि पेट्रोलियम या पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो नापैद हो जाएं? देखिए, बात ये कि मैं कोई पेट्रोल पंपों की सूरत हाल तो नहीं देख सकता, लेकिन ये कि अभी OCAC का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का एक वो है फोरम है, उन्होंने एक लेटर वजारत खजाना पे लिखा और उन्होंने तंबीह की है कि हमारी LCs नहीं खुल रही, जिसकी वजह से मुल्क में किल्लत हो सकती है। और OCAC अगर ये बात बोल रहा है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड जरूर है। और आपके सामने बैंकों की सूरत हाल, उनके पास भी ज़र मुबादला की शॉर्टेज है, तो वो भी जो है हाथ में पकड़ा रहे, खुली LC नहीं खोल जाए। तो ये बात तो है, सूरत हाल तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 25-30 दिन का जो है आप अगर रिजर्व रखते थे, वो जो है अब वो बतदरीज गिरता रहेगा। अगर जितनी खपत है और उसके हिसाब से नया तेल नहीं आएगा तो फिर आप अपने स्टॉक से इस्तेमाल करते रहोगे जो आपके रिजर्व होते हैं। तो ये सूरत हाल तो बन सकती है, लेकिन अब ये कि जो नई तेल की कीमत आई है तो इससे इस्तेमाल में भी कमी आएगी। ये नहीं है कि लोग उसी तरीके से जो है पेट्रोल फरामदी से बढ़ाएंगे। लाजमी सी बात है, लोग उसमें जो है थोड़ी सी रेशनिंग करेंगे, थोड़ी सी किफायत शारी करेंगे ताकि वो अपने बजट के अंदर ही रहे। तो ये इससे फायदा ये हो जाएगा कि अगर हमारी डिमांड कम होती है, खपत कम होती है, तो खुद ब खुद उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज का रिजर्व बढ़ जाएगा। लेकिन ये कि हुकूमत को यहाँ पे थोड़ा सा नजरें रखनी चाहिए। और ये बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना इन्होंने मार्केट को जो है ना बेलगाम छोड़ दिया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जी सर, एयर कार्गो फ्रेट वालों ने भी जो है वो अपनी तरसील बंद करने का इंदिया दे दिया है कि हो सकता है तरसील बंद कर दी जाए। ये बात तो कही गई है, लेकिन मार्केट की जो खबरें हैं वो ये है कि पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी सेंसिटिव अशिया जो कि एयर कार्गो से जाया करती थी वो तरसील रुकी हुई है सर। गोश्त, बीफ और बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं इसलिए कि पाकिस्तान से उस किस्म से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं। एक तरफ वो एक्सपोर्ट रुक गई है, दूसरी जानिब अद्वियात और ऐसी चीज़ें, यानी ये बैलेंस तबाह होता जा रहा है। हमने इंपोर्ट तो रोक ली, लेकिन इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के फ्रेट के पैसे अदा करने के लिए पाकिस्तानियों के पास डॉलर्स नहीं है, या गवर्नमेंट जो है वो उन फ्रेट कंपनीज के जो चार्जेस हैं वो नहीं अदा कर पा रही, जिसकी वजह से अगर ये एक्सपोर्ट्स भी रुक गई तो जो ज़र मुबादला इन एक्सपोर्ट्स की सूरत में फौरी तौर पे पाकिस्तान आ रहा था, जो हवाई सफ़र के जरिए जाती हैं, फिर मजीद मुआशी बहरान जो है वो आ सकता है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? मैंने आपको पहली बात ये की थी कि जितनी पाबंदी है, जितने आप उल्टे सीधे फैसले लगाएंगे ना, उतना वो एंटी मार्केट हो जाता है। अभी इस वक्त हर आदमी डर गया है, और चाहे दरामद कुंदगान हो चाहे बरामद कुंदगान, ठीक है। और वो उसके जहन में सिर्फ एक ही फिक्र है कि अगर मैं काम करता हूँ या कारोबार करता हूँ, आया मुझे यहाँ जहाँ बैंकिंग चैनल के अंदर सकत है वो काम करने की क्यों। अब जैसे आपने एयर फ्रेट कार्गो वाले की बात बोली, एयर फ्रेट कार्गो वाला ये कहता है कि अगर आप मुझे बाहर से पेमेंट करवा देते हो मेरे फ्रेट की कराई, तो मैं आपका कार्गो उठा लूंगा। अगर आप मुझे रुपयों में पेमेंट कर रहे हो तो मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे आपका स्टेट बैंक बाहर डॉलर नहीं भेज दे रहा। ये एयरलाइनों का भी हाल है, पैसेंजर एयरलाइन का। जो टिकट आपकी 50-60 हजार रुपए की दुबई की थी, लाख रुपए की हो गई है। और कहते हैं कि भाई हम आपसे लाख रुपए ले रहे हैं यहाँ पे रुपयों की शक्ल में, ये हमारे लिए तो कागज है अगर हम बाहर में बेच सके, हमें तो अपनी पेमेंट करनी है एयरलाइन को। तो उस चक्कर में वो जो है कई गुना टिकटें बेच रहे हैं। तो ये सारा का सारा निजाम ही जिसे कहते हैं ना कि ब्रोकन हो चुका है, सप्लाई चेन ब्रोकन हो चुकी हुई है, जिसकी आम आवाम जो है एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रही है इस वक्त। और इनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि ये मतलब इनके जो पॉलिसी साजी है वो कितनी ज्यादा जो है अफेक्ट कर गई है लोगों को। अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, मोहम्मद सुहेल हमारे ही दोस्त होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के जी, उन्होंने बताया कि आज के दिन डॉलर के तनासुब से स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन 23 अरब डॉलर रह गई। 23 अरब डॉलर, ये 2017 में 100 अरब डॉलर थी। तो उसने लिखा था रिच गेटिंग पूरर, यानी कि अमीर भी अब यहाँ गरीब होना शुरू हो गया है। तो ये सूरत हाल अगर रहेगी तो फिर कौन काम करेगा, कौन कारोबार करेगा?
ठीक। अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम खुशामदीद कहना चाहेंगे मिर्ज़ा इख्तियार बेग, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर। बहुत शुक्रिया जी जी, मुज़म्मिल साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? सर मैं आपसे, सर आपकी तरफ आता हूँ मिर्ज़ा साहब, मैं ज़रा मुज़म्मिल साहब से एक आध सवालात जो है ना वो और कर लूँ। मुझे बताइएगा सर कि यानी ये जो अब सूरत हाल है इस पर इसाक डार साहब ने, जी इसाक डार साहब ने एक बाकायदा कौम से खिताब भी किया और उसमें उनका कहना था कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट की सिर्फ दो चीज़ें मानता हूँ मैं, जो एक एक्सपोर्ट जो थी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की वो बढ़ी, दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत बेहतर कर लिया था खान साहब की गवर्नमेंट ने, लेकिन जाते जाते उन तमाम चीज़ों पर पानी फेर गए। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? और फिर उन्होंने मनाजरे का भी चैलेंज कर दिया है, क्या आप मनाजरे के लिए तैयार हैं खान साहब की गवर्नमेंट के वो 4 साल और ये जिस कंडीशन में आप हुकूमत छोड़ के गए, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? हम तो मनाजरे के लिए उसी वक्त तैयार है। पहले तो मैंने उनको दावत दी कि मिस्टर इस्माइल और वो एक साथ बैठ जाए और मुझे अकेले बिठा लें। फिर उसके शौकत तरीन साहब ने भी दावत दे दी है। तो आज वो कोई एंकर थे, कोई फैसल अब्बासी, उन्होंने लिखा है कि मैं सिर्फ इमरान खान से मुनाजरा करूँ। तो उनके लिए या तो एक काम करते हैं, जो बाइडेन ही बुला लेते हैं मुनाजरे के लिए, भागने का तरीका देखें उनका। शौकत तरीन ने बोल दिया चले आप हमें काबिल नहीं समझते, हालांकि उनको अंदाजा है कि मैं उनके साथ क्या करूंगा अगर वो सामने आ गए, तो वो तो भाग गए मनाजरे से। अब देखें पाकिस्तान का मसला ही क्या था, बरामदाद और करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट जो कह रहे हैं वो जाते जाते जो है वो उस पर जो है पानी फेर गए। दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आएगा, जब ये कमोडिटी सुपर साइकिल हमारी हुकूमत की उससे पीक पे था, अब तो आधा हो गया है। ये अब इख्तियार बेग साहब आ गए, ये आपको बताएंगे क्योंकि माशाल्लाह ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है, इनको सारी चीजों का पता है। फ्रेट भी नीचे आ गए, ऑयल भी नीचे आ गया, कमोडिटीज भी नीचे आ गई, अब तो सुपर साइकिल टूट चुकी है। ये तो फायदा का टाइम शुरू होना था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, मीशत का, उसमें जो है उल्टा जो है इन्होंने ये सारी कदगने लगा कर मुल्क ही बंद कर दिए पकड़ के। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सीबीयू से निकला हूँ और डिफेंस की तरफ, सड़कें ऐसी वीरान है कि आप बस क्या बोलूं। ये जो हुआ है ये पेट्रोल में, तो ये मईशत की तरीके से बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है कर्फ्यू या रोड में। सर लेकिन वो सर जो पेशावर में अफसोसनाक धमाका हुआ है ना, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और लोग जरा खौफजदा हैं, इस वजह से ये भी एक वजह है सर। 100% आप पेट्रोल की कीमतों में तो, लेकिन सर कतारें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। नहीं, कराची की अवाम सर ये बड़ी मजबूत अवाम है, बड़े रोजाना के धमाके देखने वाली है। ये वो चक्कर नहीं है, माशी मसला है, ये माशी मसला है। हो सकता है पेशावर में थोड़ी सी टेंशन हो, लेकिन यहाँ जो है इस वक्त जो है ना पैंटी लगी हुई है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लोगों का बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन है, खत्म हुआ है। ठीक है, मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर जो मुआशी सूरत हाल है, आप बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियन के साथ साथ आप जानते हैं, आप खुद भी बेग ग्रुप ऑफ जो इंडस्ट्रीज है, बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज के उसके थ्रू मेजर एक्सपोर्टर रहे हैं और अभी भी हैं। क्या समझते हैं सर, क्या खान साहब की हुकूमत के दौरान एक्सपोर्ट्स में जब इजाफा हुआ था तो आपकी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, या आप समझते हैं कि ये वक्त बेहतर है आपकी हुकूमत का? देखिए ओवरऑल इकोनॉमी बात करें, क्योंकि एक्सपोर्ट तो एक एलिमेंट होता है। एक्चुअली हमारा मसला शुरू हुआ कि जब हमने IMF के प्रोग्राम से एग्रीमेंट करके और फिर बैकआउट हुए और वो IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ PTI की हुकूमत में, क्योंकि हमने पेट्रोल की और पावर की कीमतें जो दुनिया में बढ़ रही थी अपने यहाँ कम करी और 10 रुपए हमने पेट्रोल फी लीटर कम किया, 5 रुपए फी यूनिट पावर की हमने कम करी। वहां पे फिर IMF ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया और IMF का प्रोग्राम सस्पेंड होने से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी हमें नेगेटिव रेट किया। हमारे जो रिजर्व थे वो कम होने शुरू हो गए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत प्रेशर था, डॉलर आ नहीं रहे थे, मिल नहीं रहे थे, सिर्फ जा रहे थे। फिर ये नई PDL की हुकूमत आई, इसमें उन्होंने कुछ मिर्ज़ा इस्माइल ने अनपॉपुलर डिसीजन भी किए और उससे बाद हम एग्रीमेंट में आ गए। तो मैं समझ रहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र है 7वां 8वां रिव्यू हमारा हो गया था, लेकिन अब 9वां रिव्यू IMF का जब होने लगा तो हम तो टोटल आउट हैं। हमारे जो टारगेट थे रेवेन्यू के वो भी पूरे नहीं हुए। मिर्जा साहब जो आप बात कर रहे हैं सर, सेम यही काम, बिल्कुल यही काम तो आपकी हुकूमत ने भी किया सर।
मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ कीमतें बढ़ाई, आईएमएफ को राजी किया, इसाक डार साहब आए, उन्होंने चीजों पर कैप लगा दिया, डॉलर को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन वो मसनूई था और चीजों की कीमतें, चूंकि आप खुद महंगाई मार्च आपने निकाला, महंगाई मुकाओ मार्च आपने, महंगाई पर जो इमरान खान को आप तनकीद का निशाना बनाते थे, इस वक्त उस तरीके से आप कीमतें नहीं बढ़ा पाए, जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम रुक गया। इसाक डार साहब कहते रहे, नहीं जी आईएमएफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कोई आईएमएफ के मोहताज नहीं है, हमने 1998 में भी बहुत बुरा टाइम गुजारा है। सर फिर क्या वजह हुई? वही चीज कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, बस वो आपकी तरफ से। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी हुकूमत ने भी तो सर वही काम किए जो आप इमरान खान को बुरा कह रहे हैं कि जी मैं आपको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा बुलंद को जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आईएमएफ प्रोग्राम से निकलकर और आप मादर पितर आजाद होके जो आपने ऑपरेट करा, उससे आपके तमाम माशी इशारे बिगड़ गए और उसके बाद अब जब आप आईएमएफ के पास जा रहे हैं तो आईएमएफ ने करेंसी को भी फ्री फ्लोट करा है, जो आप 35 रुपए के करीब रुपये को कम कर चुके हैं, डी वैल्यू कर चुके हैं। आप 35 रुपए फी लीटर कीमत भी बढ़ाने को आप तैयार हैं, 17% आपने मार्कअप भी कर दिया है और तमाम वो चीजें अब आप करेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें गैस की और बिजली की कीमतों में इजाफा है, पीडीएल में 10 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ेगा। अच्छा मुझे बताइएगा मिर्जा साहब के आप इजाफी मिनी बजट आएगा। सर आपकी सवाल ये कि इतने दिन जो करा उसमें हमारी ब्लीडिंग हुई, हमें डोनर्स एजेंसीज ने जो डॉलर देने थे वो भी आईएमएफ प्रोग्राम में होने की वजह से उन्होंने भी हाथ रोक लिया और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो थे, जो हमारे दोस्त ममालिक, वो भी कतरा रहे हैं कि जब तक आईएमएफ का एग्रीमेंट न हो जाए। लिहाजा लुब्बल अब आप तमाम बातों का यह है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम इंटैक्ट रहता तो डॉलर इससे आधी सतह पे भी आपका नहीं होता। एक रात में हमारे कर्जे 2800 अरब बढ़े डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से। ये वो कर्जे हैं जो आपने लिए नहीं है, ये रात को सो के उठे हैं और सुबह बैलेंस शीट में 2800 अरब रुपए के कर्जे जो है वो आपके डॉलर। अच्छा मुझे बताइएगा मिर्जा इख्तियार बेग साहब कि आप की हुकूमत है पीडीएम की, लेकिन इसाक डार साहब लगता ऐसा है जैसे तनो तनहा वो मईशत को चला रहे हैं या नवाज शरीफ साहब से तमाम वो चीज़ें या गाइडेंस या रहनुमाई ले रहे हैं। क्या इस हुकूमत में आपकी लीडरशिप से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मशवरे लिए जाते हैं? ये महंगाई के स्टेप्स और तमाम चीज़ें आपकी हुकूमत इसमें कंसेंसस पे होती है? आपकी पार्टी रहनुमाओं से, जरदारी साहब से ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं या ये तमाम जो चीज़ें हैं इसका सेहरा सिर्फ इसाक डार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर है? लेकिन इसको सहरा तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन ये पीडीएल की हुकूमत है, मखलूक हुकूमत है, उसमें पीपल्स पार्टी की भी जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ वजारतें हैं जिसमें वजारत कॉमर्स जो है वो मुतलका वजारत है। अभी नवीद कमर साहब आए थे तो उनसे काफी देर बातचीत हुई क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बहुत मसले हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो फैसले हैं वो वजारत खजाना की माबैन है और वो फैसले किए जा रहे हैं इसाक डार साहब के जरिए। दुख इस बात का नहीं है कौन फैसला कर रहा है, मसला जो है वो सबसे बड़ा ये है कि ये पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। जो पॉलिसियां पहले इनकी पीडीएल हुकूमत, पीटीआई हुकूमत और अब डार साहब कर रहे हैं वो एक दूसरे से मुततासिम है, बिल्कुल एक दूसरे से क्लैश कर रही हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ठप हो चुका है। हमारी एक्सपोर्ट भी गिरी है, हमारी रिमिटेंसेस भी गिरी हैं क्योंकि 30 रुपए का फर्क हो गया डॉलर में और ओपन मार्केट में, तो लोग अब हवाले से बेचने लगे। खाम माल नहीं इंपोर्ट हो रहा है, डॉलर नहीं है, तो एक्सपोर्ट की भी कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई है, लोग नए ऑर्डर देते हुए कतरा रहे हैं। तो ये तमाम कंपाउंड इफेक्ट है पिछले गलतियों का और ताखिर से फैसले करने का और आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलने का, फिर दोबारा जाने का और फिर नवे रिव्यू में निकलने का। ये सब चीजें में बतलाने की कोशिश है कि हुकूमतों में ये गलत फैसले और ताखिर से फैसले जो है और आईएमएफ के मुतालिक जो फैसले हैं उन्होंने आज हमको यहाँ तक पहुंचाया है। अगर ये फैसले सही वक्त पे हो जाते तो मैं गारंटी से आपसे कहता हूँ कि डॉलर की जो कीमत है वो आधी भी नहीं बढ़ पाती। सर किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? ये जो फैसलों की बात कर रहे हैं सर ये फैसलों की जो आप बात कर रहे हैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब,
होते आज जी जी, मेरी आवाज सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉलर से बचे हैं जो 20 दिन की इंपोर्ट बिल के लिए भी काफी नहीं है। जी जी, तो आपके पास आ तो रहा नहीं है डॉलर, कोई ना कोई बैंक दे रहा है ना दो मालिक दे रहे हैं, बिकॉज आप IMF के प्रोग्राम में अभी बहाल नहीं हुए और जा रहे हैं, और जाने के लिए आपकी जो मतलब के जखायर अब खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास मिर्जा साहब मुझे बताइएगा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? डिफॉल्ट की मिर्जा साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? अब 20 दिन के बाद क्या होगा? मेरी आवाज सुन सकते हैं मिर्जा साहब? मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही है, लिहाजा अच्छा यहाँ पे मैं नाज़रीन वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने कहा कि जी ये बर वक्त फैसले नहीं हुए IMF के, और इसकी वजह से जो है ना डॉलर की ये उड़ान हमने देखी, तमाम महंगाई, तमाम चीज़ें। क्या समझते हैं सर, जिम्मेदार कौन है फैसले ना करने का? अभी भी आप ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत पे डाल रहे हैं, या इसाक डार साहब भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं? ये बताइएगा सर। देखिए मैं फेयर नहीं हूँ अगर मैं जी सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत पे जिम्मेदारी डाल दूं। उनकी गलती थी, उन्होंने IMF से मुआहदे करके उससे बैकआउट हुए, कुछ जगहों पे प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, उसके बाद उसको संभाला इस्माइल साहब ने, लेकिन उसके बाद जो यू टर्न हुआ है और पॉलिसी को तसलसल बिल्कुल रिवर्स, डॉलर को मसनूई तरीके से 200 रुपए अंदर लाने की कोशिश की, जबकि उसके टांगों में खड़े होने की सकत ही नहीं थी। और यही वजह है कि आज डॉलर जो है 270 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, जब उसको फ्री फ्लोट किया है। IMF को तो ये कबूल नहीं है कि आप मसनूई तरीके से डॉलर को मैनेज कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि जी डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे आपने करेंसी को छोड़ना है। जब डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ा, हाथ हटाया, तो ये 270 रुपए पे हो गए। अब उससे कर्जे भी आपके बढ़ गए 2800 अरब रुपए के, उससे महंगाई का तूफान हो गया। आपका जो इन्फ्लेशन 30% था, आज 35% की। सर ये तमाम इन्फ्लेशन है। माजी में 3 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी, या 12 रुपए जब रात के वक्त बढ़ाई गई थी। जिस तरीके से अब एक रुझान बन गया है कि रात के 12-1 बजे पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दो, लोग सुबह उठेंगे तो पेट्रोल महंगा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय इसके कि लोगों की रात की नींदें हराम हो, इसलिए लोगों की नींद के दौरान पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी जाए। इतनी तनकीद की जाती थी सर खान साहब की हुकूमत पे। आप तमाम चीजें वही खुद कर रहे हैं। महंगाई मुकाओ मार्च आपने निकाला कि जी महंगाई को खत्म करेंगे, लोग कहते हैं सर नया पाकिस्तान बेहतर था, पुराने पाकिस्तान में देखें किस कदर महंगाई हो गई। क्या कहेंगे आप? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपसे कह रहा हूं सर। हाँ देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड 35% अफरात-ए-ज़र हुआ है, और खाने पीने की अशिया में खास तौर से, और किराए जिसे आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट फ्यूल की कॉस्ट की वजह से जो बढ़ाया हुआ है, उसमें वो एक आम आदमी उसके मुकाबले में इनकम जो है हमारी वो नहीं बढ़ा सके। हम एक गरीब आदमी को 10% भी मुश्किल बजट में हमने दिया था, और पढ़ाई जो इन्फ्लेशन है, अफरात-ए-ज़र है, वो कई गुना बढ़ा है। अब सवाल इसका हल क्या है? हल तो एक तो यह है कि हम तो ये नहीं चाहते थे कि ये सब्सिडी अभी भी ये इस तरह से ये 35 रुपए बढ़ा दें। हम तो कहते थे टारगेटेड सब्सिडी अभी भी दे सकते हैं आप, यानी वो लोग जो मोटरसाइकिल वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इनको आप एक टारगेटेड सब्सिडी देके अपर स्लैब के ऊपर नॉर्मल या उससे कंपनसेट करने के लिए कुछ इजाफी टैरिफ रखा जा सकता है। लेकिन अब आपने हमेशा की तरह एक ही रखा कि रोल्स रॉयस आए या मर्सिडीज आए, वो भी उसी प्राइस में लेके जाए, और टैक्सी वाला जो है, रिक्शा वाला भी वो इसी प्राइस में लेके जाए। तो एक तो मैं इस बात से थोड़ा सा कि हमें टारगेटेड सब्सिडी मॉडल को अपनाना चाहिए। दुनिया में कई जगह टारगेटेड सब्सिडी देती है। पावर में 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उनका टैरिफ कम होता है, और जो 2000-3000 करते हैं वो बढ़ता चला जाता है। गरीब पे लोड कम करने का ये एक फॉर्मेट होता है जिसको हमें ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी करते हैं, अक्रॉस कीमत बढ़ाते हैं,
फायदा जो है नीचे से ऊपर तक सबको एक जैसा होता है, और उसमें वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी फिर उस रियायत के से फायदा उठाते हैं। ये तो एक बात। दूसरी चीज, अब हमें जाना होगा सिंगल ब्रेड अर्नर के बजाय डबल ब्रेड अर्नर की तरफ। अब एक आदमी, एक बाप पूरे घर के 7 आदमियों की, 5 आदमियों की रोटी, दाल रोटी की जिम्मेदारी नहीं कर सकता। अब घर के बाकी अफराद को भी ब्रेड अर्नर बनना पड़ेगा, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाए, चाहे वो टीचर बने। वाइफ, जैसे इंडिया में अक्सर है कि वाइफ भी साथ में सुबह निकलती हैं, वो छोड़ के उनको वो अपनी जॉब पे चले जाते हैं, शाम में दोनों आते, तो किटी आपकी डबल हो चुकी होती है। ये एक आदमी की अब बस की बात नहीं रही है। मुझे पिछले 15-20 दिनों में कोई 17 आदमियों ने फोन किया कि हमारी बिजली की बिलों के इलेक्ट्रिक की किस्तें करवा दीजिए, हम नहीं अदा कर पा रहे हैं, कर जाएंगी। ये पहली बार में देखो व्हाइट पोश आदमी है, सफेद पोश आदमी है। तो ये आप ये देखें कि इंतहा हो गई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, आप लोगों को मजबूर करना चाहते हैं कि घर की खवातीन भी कमाने के लिए निकलें, बेहतर नहीं होगा कि इलेक्शन करा दिए जाएं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, चाहे आपको ही मिल जाए सर, आपको ही क्यों ना मिल जाए मैंडेट, किसी को भी मिल जाए, लेकिन क्या अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में अगले 2-3 साल तक जब तक कि मईशत बेहतर नहीं होती इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, इलेक्शन बिल्कुल वक्त पे हो, लेकिन इलेक्शन से आप खुदारा एक होप ऐसी ना दिलाएं कि दूध की नहरें बह जाएंगी। अभी तो इकोनॉमी इस हालत में, मैं गारंटी से कहता हूं, मुजम्मिल असलम साहब मेरे दोस्त हैं, वो इत्तेफाक करेंगे, इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा इनको संभालने के लिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत आए। तो आप ऐसी फॉल्स हम उम्मीद नहीं दिलाना चाहते, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ये जो स्लाइड इकोनॉमिक की जो तनजुली है, जो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त असेंबली को एक्सटेंशन, आपकी हुकूमत को एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए साल भर की कम से कम। सर, साल तो तकरीबन होने को आ रहा है, जनवरी खत्म हो गया है, अब तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के बाद 1 साल भी हो जाएगा आपकी हुकूमत को। आप चाह रहे हैं कि मजीद 1.5-2 साल इस हुकूमत को एक्सटेंड कर लिया जाए ताकि उनकी मईशत बेहतर हो जाए? आइन के मुताबिक अगर अगस्त में इलेक्शन है तो अगस्त में कराएं, जो तरीकेकार है, केयर टेकर आके इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, कोई भी पार्टी आए। लेकिन मैं जो पॉइंट कह रहा हूं बुलंद इकबाल साहब, वो ये ना सोचें कि जो पार्टी अगर पीटीआई आती है तो वो 6 महीने में दूध की नहरें बहा देगी। नहीं, माशत ये जो हाइपर इन्फ्लेशन पे हम आ चुके हैं 35%, इसको रिवर्स करने में 17 से 20% हम मार्कअप पे आ चुके हैं। बैंकों के जो शरह सूद है, आपके खाने पीने की अशिया में जो रफ्तार से इजाफा हो, जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे आज इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, आप खुद कफील नहीं रहे। आप एग्रीकल्चर सेक्टर आपकी ताकत रीढ़ की हड्डी होती थी, आज आप गेहूं भी इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज आप दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज आप फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी सकत कहां गई, आपकी वो ताकत कहां गई जो ज़राअत होती थी? कायदे आजम ने एक ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखता था कि ज़राअत से चीजें आए, सनत में इस्तेमाल हो और एक्सपोर्ट हो जाए। आज आप ट्रेडिंग स्टेट बन गए, आपकी सनत, आपकी इकोनॉमी का सिर्फ 20% रह गई, आपकी ज़राअत, आपकी इकोनॉमी का 20% रह गई, और आपकी माशत। सर, ये तमाम चीजें बेहतर किसने करनी है? सर, आपकी हुकूमत है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अप्लाई कर रहे हैं। कौन बेहतर करेगा सर? अवाम बेहतर करेंगे या हमारे हुक्मरान बेहतर करेंगे इन तमाम चीजों को? ये गुड गवर्नेंस हो, कैपेबल लोग आए और जिनको अवाम समझते हैं कि वो इस काबिल है कि वो मुल्क को। अभी हुकूमत में कैपेबल लोग हैं सर, इस वक्त हुकूमत में कैपेबल लोग हैं, या आप मजीद दावत दे रहे हैं कि कैपेबल लोग आए और हुकूमत संभालें? ये बात सुने, ये हुकूमत जो है, ये जो लोग इनकी टीम के हिस्सा हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग और काबिल लोग शामिल हैं, और उसमें मुस्लिम लीग नून के भी हैं। लेकिन ये 8 महीने में आप मत समझें कि ये इतना विस्केड है कि आपकी माशत को टर्न अराउंड कर देंगे। वो इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। फिर IMF तो सर, काबिल लोग सर हमें क्या इंपोर्ट करने पड़ेंगे माजी की तरह? फिर दाखिल हुए, फिर निकले, ये सब चीजों ने आपके इकोनॉमी को तबाह कर दिया है।
तो सर आप समझते हैं काबिल लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस मुल्क में वापस बुलाना पड़ेगा? हमारे काबिल लोग हैं हमारे, लेकिन ये है कि आप माशियत को जो सुधारना होगा, आपने सब फैसले करने होंगे, सर्कुलर डेट को खत्म करना है। हुकूमती इदारे जो लॉस बना रहे हैं 500 रुपए सालाना का, जिसमें वापदा है, जिसमें रेलवे है, जिसमें पीआई है, जिसमें सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक। रीस्ट्रक्चर या प्राइवेटाइज हर हुकूमत ने वादा किया है, लेकिन नहीं हुआ। ये ब्लीडिंग है। ये वो इदारे हैं जहां चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा बुलंद इकबाल साहब, और उधर तनख्वाहें दी जा रही हैं। ठीक है सर, बहुत ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिर्जा अख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद थे। मुजम्मिल असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से, डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से, महंगाई के हवाले से और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि तमाम स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए, क्या इन स्टेप्स से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है या आम आवाम मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं? इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ताजर रहनुमा अतीक मीर साहब मौजूद हैं, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। अतीक मीर साहब, क्या कहते हैं सर, जो हुकूमत ने स्टेप्स लिए, डॉलर पे से कैप हटाया, आप फर्नीचर भी एक्सपोर्ट करते हैं, ताजरों के मसाइल को भी जानते हैं, क्या पोजीशन है सर इस वक्त मार्केट की, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, माजी में हम ये अक्सर कहते रहे कि मार्केट में गिरावट है, कसाद बाजारी है, मंदी है, या नुकसानात का सामना है, लेकिन ये तो सूरत यार मुख्तलिफ है। एक चीज का स्लो चलना या फास्ट चलना तो अलग बात है, एक चीज का मुंजबिद हो जाना यानी पैरालाइज हो जाना। इस वक्त कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं, उनमें अशिया खुर्द-ओ-नोश भी है, उसमें वो मटेरियल भी है कि जो उन अशिया में इस्तेमाल होता है जो बन के मार्केट में आएंगी, उनमें वो तमाम अशिया हैं जो इस वक्त मार्केट की तहरीक में माविन और मददगार हैं। लेकिन एक अजीब सी बात है, देखिए मैं कभी कभी देखता हूँ ये कुदरत ने हमसे इस तरह की आजमाइश भी लेनी थी कि वो एक आपके किचन में सब कुछ मौजूद है लेकिन फ्रिज को ताला लगा हो। तो यही देखिए वो कंटेनर्स जिनकी जो कई या अद्वियात भी मतलब उसका भी मटेरियल है, खुर्द-ओ-नोश भी है, मिल्क बच्चों का दूध भी है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो खुर्द-ओ-नोश में वो आते हैं, लेकिन डॉलर नहीं है कि हम उन्हें क्लियर करें और मार्केटों में लेके आए। तो मैं ये समझता हूं, इस रेट पे जो इस वक्त डॉलर पहुंच गया है, तो क्या इस रेट पे भी डॉलर दस्तयाब नहीं है? आप लोग अगर कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं हो रहा है? डॉलर बिल्कुल इस तरह गायब हो गया, जिस तरह यूं समझ ले कि एक वफा किसी के दिल से गायब हो जाती है। यानी डॉलर के लिए तरस रहे लोग कि चले महंगा ही सही, मिल तो जाए। हुकूमत ने भी ऐलान किया था, बहुत सारी कैटेगरीज उसमें बनाई थी कि शाय खुर्द-ओ-नोश या ये अद्वियात का जो मटेरियल है इसको तरजीह दी जाएगी, लेकिन उन्हें भी प्रॉपरली डॉलर्स दस्तयाब नहीं है। तो ये महंगा सस्ता, तो ये तो रेट देखें, हम टीवी पे रोजाना देखते हैं कि डॉलर की इतनी शरह बढ़ गई, इतनी पैसे बढ़ गए, लेकिन चले महंगा है तो दस्तयाब भी तो हो, दस्तयाब नहीं है। ठीक। अब कैसे आएगा और कब आएगा ये इंतजार है, और जब आएगा ये कंटेनर क्लियर होंगे, मार्केट में तहरीक पैदा होगी। फिलहाल एक मफलूज सिस्टम है। ठीक और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ताजर रहनुमा अतीक मीर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।